तो आज इसमें देखने जा रहे हैं कि गोलाई मापी का एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है। मीन्स स्फेरोमीटर इसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो गोलाई मापी वैसे डायग्राम जो ये बना दिया है, संरचना के बारे में ये लिख दिया है और इंस्ट्रूमेंट भी ओरिजिनल दिखा दूँ तो मैं इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। ये जिस तरह का यहाँ पे बना हुआ है उसी तरह का ये इंस्ट्रूमेंट इस तरीके का होता है। इंस्ट्रूमेंट में प्रैक्टिकल के लिए हमें ग्लास स्लैब की ज़रूरत पड़ती है। इसका एक्सपेरिमेंट 10th क्लास में कराया जाता है, जिसमें कि 2 पिने लगा करके रिफ्रैक्शन के रूल समझाए जाते हैं। अपवर्तन के प्रैक्टिकल होता है शायद इसका। और एक ये वॉच ग्लास का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ बायो में किया जाता है, कुछ स्लाइड्स वगैरह बनाने में या कोई लिक्विड कोई छोटा सा ये सॉल्यूशन वगैरह डालने में, या जो भी है वो बायो के बच्चे ज़्यादा जानते होंगे। हमारे लिए इसका यूज़ क्या है वो हम देख लेते हैं ज़रा। ये गोलाई मापी में जो गोलाई है, जो इसमें स्फेरो वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर वक्रता त्रिज्या पता करना चाहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करना चाहते हैं। समझ लो, जब तक हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं पता होगा कि ये क्या होती है, हमें एक्सपेरिमेंट भी नहीं समझ में आएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब ये होता है, जैसे मान लिया सपोज करो ये वॉच ग्लास है। ये वॉच ग्लास इमेजिन हम कर सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा स्फीयर था, बहुत बड़ा गोला था एक, और उस बहुत बड़े गोले में कांच का गोला था एक खोखला, और उसमें हमने क्या किया, किसी प्लेन से एक सेक्शन काटा, और उस प्लेन से जब सेक्शन काटा तो इस तरह से उसका ये पार्ट जो यहाँ पे है वो चीज़ इस तरह से नजर आ रही है। इसको घुमा दे तो ये इस तरह का दिखेगा। ये खुद में एक सर्कल जैसा दिखेगा तुम्हें, ठीक है ना। जो जितने भी मिरर हैं, जैसे अवतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, इस तरह की ये जो चीज़ें होंगी सब इसी शेप में हो गए। बस इसमें मैं इधर से पॉलिश कर दूं तो रिफ्लेक्शन इधर से होने के लगेगा, गड्ढे से होने लगेगा तो ये अवतल दर्पण बन जाएगा। इधर पॉलिश कर दूं तो रिफ्लेक्शन इधर से होने लगेगा तो ये कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। समझ गए। तो और बाकी लेंस में क्या होता है, लेंस में दोनों ही सरफेस ऐसी होती हैं, इधर से भी होता है और इधर से भी ऐसे होता है। तो ऐसी सिचुएशन में रेडियस एक तो हो गई, रेडियस इसकी खुद की, इसकी खुद की रेडियस क्या हो गई, अगर मैं इसे ब्लैक बोर्ड पे ऐसे ड्रॉ करूं, इस तरह से अगर मैं ड्रॉ कर दूं इसको, और फिर उसके बाद इसकी खुद की रेडियस ये स्मॉल आ गई, तो ये तो हम आराम से नाप दिया। ये देखो 1 सेकंड लगेगा मुझे नापने में। किसी भी कॉपी पे तुमने बनाया सर्कल, रेडियस मिल जाएगी। लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना मुश्किल काम होता है, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर की रेडियस होती है जिससे काट करके ये जो कर्वेचर है ये बनाया गया है। ये वॉच ग्लास जिस स्फीयर का पार्ट था, उस स्फीयर की रेडियस क्या थी, मतलब उस स्फीयर का सेंटर क्या था, और फिर उस स्फीयर को जब हम यहाँ से मिलाएंगे तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, या फिर यहाँ से मिलाओ या यहाँ से मिलाओ, सब वही है कैपिटल आर। ये चीजें हमें पता लगाएंगे। तो हम एक ऐसी डिस्टेंस पता करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका एक पॉइंट तो हमें मालूम है, लेकिन दूसरा वो हवा में है। जिस स्फीयर का ये पार्ट था, उस स्फीयर का क्या सेंटर था नहीं पता हमें, हवा में है, और वहां से इसकी दूरी क्या है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का नहीं जा करके। तो इसलिए इसकी रेडियस एक अलग चीज है, लेकिन इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर एक इमेजिनरी डिस्टेंस है। मतलब नाप सकते हैं हम, उसको इंस्ट्रूमेंट के सहारे नापना है। अगर किसी गोले को काट के पहले गोले की रेडियस नोट कर ली गई तो उससे तो पता ही लग जाएगा। जैसे कंपनी में बन रहा है तो वहां तो पता कर लेंगे वो लोग, लेकिन हमें अब ये दे दिया और बोल रहे हैं कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो, तो केवल हम इसकी कर्वेचर से, वक्रता से, और वक्रता त्रिज्या कैसे निकाल देंगे, ये एक्सपेरिमेंट का जो है वो मेन पर्पस है। तो इसकी सहायता से अगर कोई पूछता है गोलाई मापी किस काम आता है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग यही नहीं समझते हैं कि वक्रता त्रिज्या होती क्या है। वक्रता त्रिज्या नापना तो दूर की बात है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन जो तुमसे पूछेंगे कि रेडियस को गोलाई मापी किस काम आता है, तो पहली बात तो वहीं पे आधे बच्चे नहीं बता पाएंगे, और अगर बता दिया तुमने कि भाई ये रेडियस ऑफ कर्वेचर नापने के काम में आता है, तो फिर अगला क्वेश्चन यही होगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ठीक है ना। तो जो हमारा कर्वेचर है वो जिस स्फीयर को काट के बनाया गया है, उस स्फीयर की रेडियस, उस गोले की त्रिज्या जो है वो हमारी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ठीक है ना। तो हमें वो डिस्टेंस जो हमें दिख नहीं रही है वो पता करनी है। अभी तक ये होता था बर्नियर कैलिपर्स में, स्क्रू गेज में हम क्या करते थे कि दोनों तरफ का पता तो रहता था, जबड़े में जकड़ लेते थे उसको, जॉस पे उसको जकड़ लेते थे। यहाँ पे तो दूसरा पॉइंट हवा में है, पता ही नहीं कहाँ है। तो केवल इसी के बेस पे हमें उसको जज कर लेना है,
यही इस एक्सपेरिमेंट में अजीब सी बात है, यही मतलब जो चीज़ है वो ढंग से जल्दी से समझ में नहीं आती है बच्चों को, ठीक है ना। अब देखते हैं इसकी संरचना क्या होती है, क्या कंस्ट्रक्शन होता है। डायग्राम इधर है और ये जो मेन पॉइंट्स है मैंने इधर रख दिए हैं, ठीक है ना। एक एक करके देखते जाते हैं। इसमें सबसे पहले त्रिभुजाकार फ्रेम होता है, ये त्रिभुजाकार जो है वो फ्रेम होता है। अब ये त्रिभुजाकार भी हो सकता है या हमारे पास जो ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट है इसमें जो है वो सर्कुलर में बना रखा है। बहरहाल कुछ भी हो, इसमें 3 टांगे जरूर होंगी। इसमें भी यहाँ पर ये देखो ABC 3 टांगे जरूर है। ये मत सोचना ये सबसे छोटी है, बीच में ये छोटी सबसे बड़ी, ये सबसे छोटी है, वो केवल 3 डायमेंशनल डायग्राम है इसलिए ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये 3 टांगे इसकी जो हो गई ये, और ये त्रिभुजाकार फ्रेम या डिस्क इस तरह से होगी। तो ये त्रिभुजाकार फ्रेम और 3 टांगे ABC ये नजर आ रही है। अब इसके अंदर एक पेंच होता है, ये भी जैसे स्क्रू गेज पेंच के सिद्धांत पे वैसे ही ये गोलाई मापी भी जो है वो पेंच के सिद्धांत पे होता है। इसमें क्या है, पेंच कहाँ है, ये पूरा साफ साफ दिख रहा है ये पेंच, ठीक है ना। यहाँ पे ये नजर आ रहा है ये नीचे तक, इसकी भी एक टांग एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये पेंच जो है देखो नीचे टांग काले रंग की इसमें दिख रही है। इंस्ट्रूमेंट इतना अच्छा है कि मतलब सब कुछ क्लियर कट दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है। पेंच घुमाओगे ये टांग ऊपर भी जा सकती है, ये टांग इस तरह से नीचे भी जा सकती है। तो जिस तरह से स्क्रू गेज में पेंच को घुमाते थे वैसे ही पेंच को घुमाने का कंसेप्ट यहाँ भी है। तो कुछ कुछ फॉर्मूले वहाँ से नजर आएंगे, कुछ कुछ कंसेप्ट्स जो हमने हमारे स्क्रू गेज में पढ़े हुए हैं वो तुम्हें यहाँ भी काम आएंगे तुम्हारे, ठीक है। अब बात आती है कि ABC, अगर हम तीनों को ये तीनों टांगे किसी कागज पे दबा दें, जैसे मान लिया सपोज करो हमारे पास ये कागज है, इस कागज को लेकर के हमने इसके ऊपर ये दबा दिया, ये प्रैक्टिकल में करना पड़ता है, इसको दबा दिया इस तरह, और दबाने के बाद 3 डॉट्स बन जाएंगे, 3 छेद बन जाएंगे इसमें, उनको पेंसिल से मार्क कर लिया जाता है। और पेंसिल से मार्क करने के बाद ये 3 निशान जब आ जाएंगे तो तुम्हारी कॉपी पे या पेज पे, तो इनको जब मिला के देखोगे तो ये तुम्हारे समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। और ये जो पेंच होता है बीच वाला, ये बिल्कुल इनकी माध्यिकाओं का कटान बिंदु, यानी कि जो इसका गुरुत्व केंद्र है या केंद्र कह लो, कुछ भी कह लो, वहां पर जाकर के मिलता है, ठीक है ना। अब कभी कभी इंस्ट्रूमेंट बनाने वाली कंपनी ने गड़बड़ी कर दी या कुछ कर दिया, मान लिया सपोज करो ये टांग ये डिस्टेंस थोड़ी बड़ी है, ये छोटी है, ये तो करा यह जाता है कि तीनों को नाप के बाई 3 कर लिया जाता है, ठीक है ना। फिजिक्स में यही है, एरर कम करने के लिए ज़्यादा ऑब्जर्वेशन लेकर के उसका मीन ले लेते हैं, ये हमने क्लास में भी बताया है। तो इस तरह से ये तुम्हारे 3 टांगे, और पेंच जो है उसको भी अगर हम नीचे लाएं तो इस समबाहु त्रिभुज के सेंटर पे वो मिलेगा जा करके। उसके बाद है चकत्ती, जो कि गोल पैमाना बनाती है, और ऊर्ध्वपत्ती जो कि मुख्य पैमाना बनाती है। तो डिस्क जो होती है हमारी, ये तुम्हारा गोल पैमाना बनाती है, और ऊर्ध्वपत्ती जो ये लगी है यहाँ पे, ये तुम्हारा जो है वो मुख्य पैमाना बनाती है। ये चीजें 2 स्केल बनेंगे हमारे। ऊर्ध्वपत्ती की बात कर लें अगर, तो देखो 0 बीच में है, और 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, और ये 5 ऐसे लिखा हुआ है मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्केल है ना। हाँ, ये इस नॉर्मल स्केल है, लेकिन इसकी स्केलिंग फर्क है। इसमें 5 लिखा है ना, नॉर्मल उसमें 5 लिखा नहीं होता है, केवल लाइन बड़ी कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे 1 लिखते हैं नॉर्मल स्केल में, तो 1 सेंटीमीटर हो जाता है। यहाँ पे 5, 10 मतलब खानों की जरूरत पड़ती है। लेंथ देखें तो 1 सेंटीमीटर ऊपर और 1 सेंटीमीटर नीचे है। यहाँ पर 0 से लेके जो है वो 100 तक खाने हैं, 50 भी हो सकते हैं किसी में, ये देखना पड़ता है, ठीक है ना। जब अलपतमार्क निकालेंगे तो उस फॉर्मूले में इनका यूज होगा कि कौन सी क्या चीज़ है उसमें जाकर के। तो ये तुम्हारा मुख्य पैमाना हो गया, ये तुम्हारा गोल पैमाना या गोलीय पैमाना या कुछ भी इसको बोल सकते हो। तो ये स्ट्रक्चर हो गया, और ये एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट ये है, ठीक है ना। इसमें ये जो तुम्हारा स्केल दिख रहा है ये गोलीय पैमाना इसमें दिख रहा होगा, ठीक है ना। और ये तुम्हारा वही ऊर्ध्वपत्ती हो गई जिसमें कि मिलीमीटर के मार्क्स हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट हो गया। ये ग्लास स्लैब इसमें यूज़ होता है, इसको एडजस्ट करने के लिए, इसको स्टार्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट, तब इसको यूज़ करते हैं। और किसकी वक्रता त्रिज्या तुम्हें नापनी है, तो ये वॉच ग्लास है, इसकी वक्रता त्रिज्या नापनी है, यानी कि जिसका ये स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर की रेडियस क्या है वो हमें पता करना है। जो इंस्ट्रूमेंट है गोलाई मापी, इसका अब स्टार्टिंग में जैसे सबका हमने देखा, वर्नियर कैलिपर्स का भी देखा, स्क्रू गेज का भी देखा, सबका अल्पतमांक निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर भी अल्पतमांक निकालेंगे और फॉर्मूला वही हो जाएगा
पेंच है तो ये देखो पेंच का चूड़ी अंतराल, यहाँ पर पिच भी लिखा जा सकता था। ठीक, ये हम स्क्रू गेज वाले एक्सपेरिमेंट में देख चुके हैं डिटेल में। या इसको 1 मेन स्केल डिवीजन भी लिख सकते हैं। मेन स्केल डिवीजन एक देखो कितना है, 1 mm का ही तो है, बिल्कुल जैसे स्क्रू गेज या 1 कैलिपर्स में होता था। डिवाइडेड बाई गोल पैमाने पर अंकित खानों की संख्या, तो गोल पैमाने पर जितने खाने हैं वो इंस्ट्रूमेंट पे देखना पड़ेगा और वो यहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी। तो किसी बुक में चूड़ी अंतराल लिखा हो, किसी बुक में पिच लिखा हो, या किसी बुक में मुख्य पैमाने के एक खाने का माप, सब बातें एक जैसी हैं। ठीक है ना। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 1 mm, ये इस पे देखो यहाँ पे एक खाना 1 mm का है, डिवाइडेड बाई गोल पैमाने पर खानों की संख्या 100 है। ठीक, किसी में 50 हो सकती है, वो देखना पड़ता है इंस्ट्रूमेंट में। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 0.001 मिलीमीटर, और सेंटीमीटर में लिखना पसंद करेंगे तो 001 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब स्क्रू गेज और गोलाई मापी की अल्पतमांक सेम है। इसका मतलब प्रिसीजन सेम है, काम बस फर्क है। काम फर्क क्या है, वो ऐसी चीज की लेंथ नापता है स्क्रू गेज जिसके दोनों सिरे दिखाई देते हैं, आंखों से भी दिखता है वो इतना बड़ा है। ये हवा में काम करता है, जो चीज दिखाई नहीं दे रही है ये उसको नाप के बता देता है। तो ये काम फर्क है दोनों में, अदरवाइज अल्पतमांक जो है वो तो सेम है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कौन अच्छा है, अच्छे दोनों हैं, वो काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। कंपैरिजन तब हो पाता जब दोनों लोग एक ही काम कर रहे होते, तब हम कहते हैं ना इंस्ट्रूमेंट अच्छा है या ये खराब है। तो इसलिए कंपैरिजन वाली बात नहीं है, दोनों के काम अलग अलग हैं, अल्पतमांक जो है इनकी बराबर है। तो अब आ जाते हैं शून्यांक त्रुटि पे। शून्यांक त्रुटि में वही उसी तरह से पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर दो तरह की होती हैं, लेकिन इसमें शून्यांक त्रुटि नापने का अपना तरीका होता है। कैसे तरीका होता है, जैसे स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर्स में क्या होता था, दोनों जबड़ों को मिला दिया जाता था, फिर देखते थे कि वो जीरो जो है दोनों के मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। स्क्रू गेज में बेस लाइन से सर्कुलर स्केल का जीरो मैच कर रहा है कि नहीं, तो दोनों जबड़ों को मिला देते थे। यहाँ किसको मिलाएंगे, तो इसमें तरीका ये होता है कि इसको चलाते चलाते, और ये जो पेंच है ना बीच में, ये जो बीच में पेंच दिख रहा है, ये पेंच इन तीनों के लेवल में जब आ जाए, ठीक है ना, तो उस समय ये लेवल में ये सब चारों एक लेवल में आ जाए, तो ये जीरो इस जीरो से मैच करना चाहिए। अब ये कौन गारंटी लेगा कि ये इसी के लेवल में आ गया है या नहीं, तो यहाँ पर काम आता है हमारा वॉच ग्लास। हम किसी भी टेबल पे भरोसा नहीं कर सकते या किसी भी चीज पे भरोसा नहीं कर सकते कि वो प्लेन है। ये ग्लास स्लैब प्लेन होता है बिल्कुल, क्योंकि अगर ये प्लेन नहीं होगा ना तो इससे देखने पे इमेज टेढ़ी मेढ़ी दिखेंगी। तुमने देखा होगा शीशा भी लोग खरीदते हैं तो देखते हैं इमेज अपनी, कभी कभी ऐसा होता है बीच में कहीं से मोड़ होता है या पॉलिश करने में गड़बड़ हो जाती है और अजीब सा चेहरा दिखने लगता है। इसी तरह कहीं कहीं देखा होगा म्यूजियम वगैरह में वो उल्टे सीधे पॉलिश वाले शीशे भी लगा देते हैं जिसमें कि अजीब से अपना चेहरा दिखता है। समझ रहे हो बात को? तो केवल पॉलिश का खेल होता है, तो जिस कांच में पॉलिश करने में गड़बड़ हो जाए तो समझ लो उसमें कुछ इमेज में फर्क आ जाएगा। तो ये स्पेशली ऑप्टिकली डिजाइन है, इनकी सरफेस जो है बिल्कुल प्लेन रहती है। और इस पे हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे आराम से। तो शुरुआत में हम क्या करेंगे कि तीनों टांगों को और ये इस इंस्ट्रूमेंट को और पेंच को थोड़ा ऊपर करके इस ग्लास स्लैब पे रख देंगे। ठीक, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इस पेंच को नीचे करेंगे। नीचे करके जब ये इनके लेवल में आएगा तो दो बातें होंगी जिससे कि पता कर सकते हैं कि लेवल में आ गया या नहीं आ गया। पहला तो ये कि इसकी इमेज नीचे से चलती हुई आ रही होगी। जब इसमें देखोगे तो उस पेंच, जैसे वो पेंच ऊपर से नीचे जा रहा है, इसके अंदर तुम्हें इमेज दिखाई देगी उसकी। ये जो इसकी ऊपर से चल रहा है पेंच और नीचे से जो इसकी इमेज आ रही है, ये दोनों के टिप बिल्कुल मिल जाएंगे आपस में। समझ लेना वो टच हो गया, तुम्हें समझ लेना चाहिए उस टाइम पे कि हमारा जो ये है ये टच हो गया। और जैसे टच हुआ इस सरफेस से तो ये तीन टांगे तो टच में है ही, चौथा पेंच भी टच में हो गया होगा, तो सब एक लेवल में आ गए होंगे। अगर इससे किसी को नहीं पता लग पा रहा है तो एक दूसरा तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि जब ये सब आ जाए, ये आ जाएगा, जैसे यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे अगर जरा सा भी ये ज़्यादा आ गया तो इसकी तीनों टांगे डिसबैलेंस होने लगेंगी। कुछ कटर पटर, जैसे नहीं टेबल होती है, जैसे एक पैर नीचा ऊंचा हो जाए तो वो खट खट वैसे बोलती है, तब कागज लगा देते हैं उसके नीचे। तो जरा सा भी अगर वो ज़्यादा हुआ, देखो इस टाइम यहाँ पे भी ये इस तरह की आवाज़ आ रही है हिलाने पे, हिला रहे हो, ठीक है। हाँ, नहीं हिलाने पे अगर ये तीनों टांगे सेट रहती तो नहीं आवाज़ आती। ये चारों लोग सेट रहते हैं तो नहीं आवाज़ आएगी। ये हिलाओ ऐसे से
डिसबैलेंस है तो कटर कटर की आवाज़ आएगी। तो इससे थोड़ा पीछे कर लेना इसको कि कटर कटर की आवाज़ जैसी बंद हो, समझ लेना चारों चीज़ें एक लेवल पे आ गई हैं। जब ऐसा हो जाए कि ये चारों टांगे एक लेवल में हो जाए, तीनों टांगे और एक पेंच ये लेवल में हो जाए, तो उस समय मुख्य पैमाने का शून्य और गोलीय पैमाने का शून्य एक साथ होने चाहिए, कांटेक्ट में होने चाहिए। अगर ऐसा है तो कोई शून्याङ्क त्रुटि नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब या तो पॉजिटिव और या फिर नेगेटिव जीरो एरर है वहाँ पे। समझ रहे हो बात को? अगर डिस्क हमारी ये जो है डिस्क ऊपर रह गई तो धनात्मक शून्याङ्क त्रुटि, अगर ये डिस्क नीचे रह गई तो उस केस में ऋणात्मक शून्याङ्क त्रुटि होती है। समझ रहे हो बात को? अब धनात्मक शून्याङ्क त्रुटि निकालने का तरीका वही है, पॉजिटिव जीरो एरर। इसमें थोड़ा सा मुख्य पैमाने का पार्ट और जुड़ जाता है। जैसे मान लीजिए हो सकता है कि एक दो खाने ऊपर जाके तब मिले, इसमें बहुत आराम से चांसेस रहते हैं कि जीरो एरर हो। कभी कभी ऐसा होता है एक दो खाने ऊपर पहुंच जाता है डिस्क, तो वो मुख्य पैमाने पे जैसे 1 मिलीमीटर ऊपर चला गया, प्लस फिर उसके बाद जो भी खाना मैच कर रहा है 35वां 40वां जो भी है वो मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट, बस इससे तुम्हारी पॉजिटिव जीरो एरर जाएगी और विद पॉजिटिव साइन इसको कर लोगे। यहाँ पर क्या होगा, ऋणात्मक शून्याङ्क त्रुटि में मुख्य पैमाने पर पार्ट मतलब हो सकता है एक दो खाने और चला जाए नीचे, तो वो देख लेना है तुम्हें यहाँ पे, और प्लस 100 माइनस n इंटू LC, मतलब अगर 100 मार्क है डिस्क पे तो 100 में से n मतलब जो खाना मैच कर रहा होगा और इनटू लीस्ट काउंट जो निकाली थी हमने वो उसको कैलकुलेट करके यहाँ से तुम्हारी जीरो एरर आ जाएगी। एक बार जब जीरो एरर निकल आएगी तो करेक्शन का वही तरीका है जो वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज में होता था कि जो ऑब्जर्व्ड लंबाई है, प्रेक्षित लंबाई है, माइनस चिन्ह सहित शून्याङ्क त्रुटि वहां पे रख के तब तुम्हारा करेक्शन हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो ये तरीका होता है, ये चीज होती है शून्याङ्क त्रुटि होती है गोलाई मापी के अंदर। देखो अब आ जाते हैं हम गोलाई मापी के सिद्धांत पे, किस फॉर्मूले पे वर्क करता है। वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज में कोई फॉर्मूला नहीं रहता, यहाँ पे फॉर्मूला रहता है। जैसे मान लीजिए सपोज करो ये हमारे पास वॉच ग्लास है ना, और इसको तुमने सरफेस पे रखा, तो इसकी ये वाली ऊंचाई h होती है, ये निकाल दी जाती है किसी तरह इसी प्रैक्टिस से, ये जो बताया है हमने गोलाई मापी इस फॉर्मूलेटर, इससे ये h निकाल लेते हैं हम किसी तरह से। और जो L है, h देखो क्या h क्या लिखा है, गोलीय तल की गहराई या ऊंचाई। अगर अवतल है तो उसमें गहराई होगी और उत्तल है तो ऊंचाई होगी। अब इसमें हमारे पास क्या है, इसको ऐसे रख दो तो ऊंचाई बन जाएगी, ऐसे रख दो तो गहराई, वो बात एक ही है, ठीक है। और L क्या है, गोलाई मापी की स्थिर टांगों के बीच की माध्य दूरी, मतलब वही कागज पे तुमने 3 वो डॉट लिए जैसे मैंने बताया था अभी, और उनका लंबाई नाप के v ले लिया, तो ये तुम्हारा जो है वो L बन गया। ये L और h जब नाप देंगे तो वक्रता त्रिज्या का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है r = L² / 6h + h/2। वाइवा में एग्जामिनर इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए बोलते हैं, मतलब कि वो फॉर्मूला बताओ जिससे कि वक्रता त्रिज्या निकालोगे। तो r = L² / 6h + h/2। सिलेबस इसका प्रूफ क्या है, कहाँ है, बुक में दिया रहता है किसी किसी में, लेकिन वो हमारे सिलेबस में उससे कोई मतलब नहीं है, तो मैं बस ये फॉर्मूला याद रखना। और L क्या है, H क्या है, ध्यान दो, ये बता दोगे तो वो इस पे पहुंच जाएगा। समझ रहे हो बात को? इंटरव्यू या वाइवा कभी भी दो तो जितना पूछे उतना ही बताओ। जैसे मान लिया हमसे पूछा क्या नाम है तुम्हारा, तो एक तो ये बताएगा, नाम बता दिया बस, जैसे मैं बोल दूँ विवेक, अब उसको पूछने दो कि पूरा नाम बताओ, तो हमने विवेक सिंह राठौर बता दिया, तो एक ही चीज पे 2 क्वेश्चन बन गए ना। इंटरव्यू का टाइम लेंदी हो गया और क्वेश्चंस भी ज्यादा हो गए। फिर उसने कहा कहाँ रहते हो, तो हमने केवल ये बोल दिया कि बरेली। अब उसको बोलने दो कि बरेली में कहाँ, मतलब ऐसे खुद मत फट पड़ो कि उसने पूछा कहाँ रहते हो, तो वो वहाँ कर्मचारी नगर में वो एक वो जो कॉलोनी है उसके इस मकान में इसमें कमरे में रहते हैं, बस केवल शॉर्ट आंसर, ताकि उसे लगे कि हो सकता है इसे ना पता हो, और वो उसी पे क्वेश्चन बनाता रहेगा, तुम उसी पे छोटे छोटे आंसर देते चले जाओ, वहीं से 10-12 क्वेश्चन हो गए, बस इंटरव्यू खत्म। नहीं समझ में? टॉपिक क्लोज हो गया। अगर कोई नहीं आती चीज तो मैं टॉपिक क्लोज, वहीं पे क्लोज हो गया, सॉरी दूसरे टॉपिक पे हो सकता है दूसरा टॉपिक तुम्हें अच्छा आता। समझ रहे हो? इसलिए उसको छोटी सी चीज पे ही क्वेश्चन बनाने दो। तो तुमने ये फॉर्मूला बता दिया, बस चुप हो गए। अब उसको कहेगा कि चलो फॉर्मूला तो रट लिया होगा इसने, एल क्या है ये नहीं पता होगा, तो वो एल पूछेगा यहाँ पे एल क्या है, तो एल बता दो ये होता है, एच बता दो फिर ये होता है, ठीक है ना। उसको ये एहसास हो जाए कि तुम्हें आता है। कई बार एग्जामिनर ऐसे होते हैं कि वो पूछते जाएंगे, तुमसे पूछते जाएंगे, जब तक तुम अटक नहीं जाओगे तब तक पूछते ही रहेंगे, मतलब उन्हें ये गवारा नहीं होता कि बच्चा जो है वो जानता है बहुत अच्छा। तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है, तुम अटक भी गए तो कोई नहीं, अगर तुमने 8-10 क्वेश्चन बताने के बाद अटके हो तो नंबर अच्छे मिल जाते हैं।
नंबर तो अच्छे देके जाएगा, लेकिन वो ये बताना चाहेगा तुम्हें कि हाँ देखो मुझे तुमसे ज़्यादा आता है, कि मुझे ये चीज़ आती थी तुम्हें नहीं आती। तो कोई बात नहीं, तुम्हें क्या है, बड़े हैं, कुछ भी हो सकता है उनसे, ठीक है। तो ये जो है वो गोलाई मापी की जो सिद्धांत है, किस फॉर्मूले से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं, ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें प्रयोग विधि देख रहे हैं, तो प्रयोग विधि में तो जो हम तरीका बताएंगे वो चीज़ लिखी जाती है, और एग्जाम जब होता है तो प्रयोग विधि लिखनी भी नहीं होती है। ये तुम्हें केवल यहाँ पर एक्सपेरिमेंट जो होते हैं कॉपी बनाते हो उस पर लिखी जाती है बस। आ जाते हैं प्रेक्षण में। प्रेक्षण में एक काम तो ये करना है कि अल्पतमांक कैसे होगा, तो वो अल्पतमांक हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो वो बुक्स में वो लिखा रहता है, वो वहाँ से कॉपी हो जाएगा। अब बात आती है कांच की समतल प्लेट के लिए सारणी, और दूसरा है गोलीय तल पर पाठ्यांक के लिए सारणी। मतलब कहने का ये है कि हम एक्चुअली ये h पता करना चाहते हैं, और h इसलिए पता करना चाहते हैं क्योंकि फॉर्मूला हमें जो पढ़ा है हमने वो ये पढ़ा है कि गोलीय तल की वक्रता त्रिज्या इज इक्वल टू L²/6h + h/2, जिसमें से L तो ये दूरी है टांगों के बीच की दूरी, जो ये यहाँ पे ये दूरी है, ये ABC है टांगें, इनके बीच की दूरी है, और ये h जो है वो एक्चुअली ये गहराई है। ये अगर अवतल दर्पण हुआ इस तरह से, तो सरफेस, प्लेन सरफेस से इसकी ऊंचाई क्या है। इस चीज को नापना भी बड़ा मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल है? एक सरफेस तो तुम्हें पता है, लेकिन दूसरी सरफेस फिर हवा में, जरा सी भी गलती हुई हो सकता है तुम यहाँ की ऊंचाई नाप जाओ, हो सकता है तुम यहाँ की ऊंचाई नाप जाओ। तो इसके लिए तरीका ये है कि हम ध्यान से देखो इस चीज को, हम क्या करेंगे, ये सपोज वॉच ग्लास है, इसकी ये उसी तरह का सरफेस है जैसा कि यहाँ पे ये बनाया हुआ है। हमें ये गहराई नापनी है सरफेस, है ना। प्लेन सरफेस कहाँ है, वो उसका वो है नहीं यहाँ पे, वो तो हवा में है। वहां से क्या इसकी ऊंचाई है, ऐसे कह लो तो ऊंचाई है, और ऐसे कह लो तो वो गहराई है। तो ये डिस्टेंस कैसे पता करी जाए, तो उसके लिए क्या करा जाता है, ये जो ग्लास स्लैब है इसका यूज करते हैं। इस ग्लास स्लैब में क्या होता है, ये प्लेन सरफेस है, तो हम क्या करेंगे, अब ऐसे इमेजिन करो जैसे ये प्लेन सरफेस है, इसके ऊपर ये रखा हुआ है। तो अगर हम दो टुकड़ों में काम करें, एक बार हम रीडिंग ले लें इस प्लेन सरफेस पे, जैसे हम आगे सपोज करो ये क्या गोलाई मापी है, और इस गोलाई मापी को हम इस प्लेन सरफेस पे रखें, और इस प्लेन सरफेस पे रखने के बाद और इस पेंच को घुमा करके इस लेवल पे ले आए। जब वो दो तरीके बताए थे कि जब परछाई दिखने लगे या फिर वो टांगे डिसबैलेंस होने लगे तो पता लग जाता है कि वो टच कर गया। तो एक अगर रीडिंग हम ले लें यहाँ प्लेन सरफेस पे, यानी कि इस जगह पे रीडिंग लेनी है, तो वो रीडिंग बनती है ये वाली कांच की समतल प्लेट के लिए सारणी। समझ रहे हो, समतल प्लेट पे हम रख करके, कांच की प्लेट हो सकती है या ये ग्लास स्लैब है, कोई भी चीज हो सकती है जो समतल हो बिल्कुल पूरी तरह से। तो उसके ऊपर अगर तुम रीडिंग लोगे जा करके, वहां टच करा के देखोगे, तो इसका मतलब तुमने ये पॉइंट पा लिया। ठीक, उसके बाद क्या करोगे कि जो तुम्हारे पास वॉच ग्लास है, इस वॉच ग्लास को इसी ग्लास स्लैब के ऊपर रख दोगे इस तरह। और अब इसके बाद क्या करोगे, मैं अभी इसके लिए इसको हटा रहा हूं क्योंकि पकड़ने में मुश्किल हो रहा है। इसके बाद क्या करोगे, इसको खोल के, ये देखो मैंने क्या किया, ये वॉच ग्लास के ऊपर इस पेज को काफी ज्यादा ऊपर करके और इस तरह से रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको पेज को चलाते 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 और फिर जो ये इमेज आएगी यहाँ पर टच होने लगेगी। कहने का मतलब है हम उस पॉइंट को अचीव करेंगे जो इसका सेंटर वाला पॉइंट है, जो ऊपर उठा हुआ है। तो यानी कि हमने कौन सी रीडिंग ले ली, ये वाली रीडिंग ले ली। समझ रहे हो बात को? तो एक बार मैंने ये वाली रीडिंग ले ली, एक बार मैंने ये वाली रीडिंग ले ली, तो ये वाली चीज कैसे निकलेगी, बस इसमें से ये माइनस कर देंगे। समझ रहे हो बात को? किसी एक में ये इससे ये माइनस हो सकता है या इससे माइनस हो जाए, बात उसकी है ऊंचाई है या गहराई है, उस हिसाब से चेंजेस होते रहेंगे। तो इसमें करा क्या जाता है, एक कांच की समतल प्लेट के लिए सारणी बनाई जाती है, एक गोलीय तल पर पाठ्यांक के लिए सारणी बनाई जाती है, और जो दोनों रीडिंग आती है उनको घटा दिया जाता है। समझ रहे हो? वो घटा क्यों दिया जाता है वो मैं समझा रहा था यहाँ पे, क्योंकि बुक्स में प्रैक्टिकल लिखे हैं तो प्रेक्षण में बस ये 1 और 2 करके और फिर इनको घटा देते हैं। तो घटाने का कॉमन सेंस ये समझ लो कि h जो निकालना है वो इसी तरह से निकल पाएगा। और बचा के l कैसे निकलेगा, तो l के लिए निकालने का तरीका बताया था कि अपनी कॉपी पे इसको तुम दबाओगे तेजी से, ताकि 3 छेद बन जाएंगे वहां पे पतले पतले से।
उन 3 छेदों पे जो है वो तुम सर्कल बना लोगे, ये वो तो, और फिर पेंसिल से मिला के, पेंसिल स्केल से मिला के इनको, और फिर उसके बाद ये डिस्टेंस नाप के उनका मीन ले लोगे, तो उससे तुम्हारा जो है वो L निकल आएगा। समझ रहे हो? अब टेबल देख लो क्या है। टेबल बिल्कुल वैसी है जैसे कि स्क्रू गेज की टेबल होती थी। क्या है? क्रम संख्या, मुख्य पैमाने की माप सेंटीमीटर में, यानी कि एक बार जब एडजस्टमेंट हो जाएगा तो मुख्य पैमाने पर ये कितना है, ठीक है ना। ये एक्चुअली जीरो एरर भी यही है, ठीक है ना। जीरो एरर इसमें अलग से नहीं कही जाती है। तुमने ये रीडिंग ले ली, ये रीडिंग ले ली और घटा दिया तो सही है सब कुछ। जैसे मान लिया सपोज करो एक स्केल है जिसमें कि वो स्केल आगे से टूट गई, ये इतनी थी वो टूट गई आगे से। अब यहाँ पे कुछ खाने हैं, फिर यहाँ पे 2 लिखा है, फिर यहाँ पे 3 लिखा है, फिर यहाँ पे 4 लिखा है। अब ये स्केल गड़बड़ है, लेकिन क्या हम इससे लाइनें नहीं खींच सकते? 1 सेंटीमीटर अगर खींचना है तो क्या करोगे? 2 से लेकर 3 तक खींच दोगे। तो ये तो कॉमन सेंस है। तो सेम ऐसे ही जब हमें यहाँ से ये लेवल पता लग गया, हमें ये लेवल पता लग गया, तो इसमें से घटा के हमारा सही आंसर आ जाएगा। कोई जीरो एरर अलग से निकालने की कोई जरूरत नहीं है, वो इसी में इंक्लूड हो जाएगी। तो अब यहाँ पर क्या है? मुख्य पैमाने का माप। जैसे मानिए सपोज यहाँ पे कितने खाने चले हैं, ठीक है ना, 1 2 3 जो भी है वो सेंटीमीटर में आ जाएगी। वृत्ताकार पैमाने की माप, कौन सा ये खाना मैच कर रहा है यहाँ पर आकर के 0 के साथ, वो उसकी वैल्यू n यहाँ पे रख दी जाएगी। और n इनटू लीस्ट काउंट, ये तुम्हारा यहाँ पे जो भी लीस्ट काउंट थी उससे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। ये यहाँ पे पूर्ण पाठ्यांक कैसे निकलेगा? तो अगर हम इसे a नाम दे दें, इसे नाम b दे दें, ठीक है ना, तो a प्लस b करके ये पूर्ण पाठ्यांक आ जाएगा। ये 3 आ जाएंगे, तीनों का मीन ले लोगे तो यहाँ पर तुम्हारा ये पाठ्यांक आ जाएगा। ये पाठ्यांक कहलाएगा कांच की समतल प्लेट पर पाठ्यांक। यानी कि हमने वो जो समतल सरफेस है उसका लेवल ढूंढ लिया है एग्जैक्टली, ठीक है ना। उसी तरह से अब क्या होगा? दूसरी टेबल बनाएंगे, गोलीय तल पर पाठ्यांक के लिए सारणी। तो गोलीय तल पर पाठ्यांक कैसे निकालोगे? सेम वही टेबल है, देखो कुछ भी फर्क नहीं है। क्रम संख्या, मुख्य पैमाने की माप, वृत्ताकार पैमाने की माप, मिलने वाले चिन्ह की संख्या, n इनटू लीस्ट काउंट, पूर्ण पाठ्यांक, माध्य पाठ्यांक, कुछ भी फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें इसके साथ वही एक्सपेरिमेंट करना है। जब ये इसका पेंच जो है वो टच करने लगेगा सरफेस को, उस टाइम पे देख लेना मुख्य पैमाना कहाँ पे है, दूसरे खाने पे है, मतलब यहाँ पर ये दूसरे खाने को पार कर चुका है या तीसरे को पार कर चुका है या चौथे को पार कर चुका है, वो चीज़ यहाँ लिख दोगे। मिलीमीटर में है तो सेंटीमीटर में बनाने के लिए पॉइंट लगाना पड़ेगा तुम्हें 10 से डिवाइड करके। उसके बाद फिर कौन सा खाना यहाँ मिल रहा है, ये खाना यहाँ पे कौन सा मिल रहा है, वो चीज़ ज्ञान करोगे, n इनटू लीस्ट काउंट करके फिर पूर्ण पाठ्यांक। तो उसी तरह से इसको अगर हम नाम a देते हैं, a सेंटीमीटर में, b सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर मिल करके फिर ये a प्लस b हो जाएगा। 3 रीडिंग आएंगी, तीनों का मीन ले लोगे तो माध्य पाठ्यांक निकल आएगा। ये समतल प्लेट के लिए पाठ्यांक है और ये तुम्हारा गोलीय तल के लिए पाठ्यांक है। ये 2 चीजें एक से करनी पड़ती हैं और एक काम ये करना पड़ता है कि इसको प्रेस करके तीनों डॉट्स लगा लिए जाते हैं, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट में जैसे बच्चे करते हैं तो लैब में इंस्ट्रूमेंट्स उतने नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे जल्दी नहीं कर पाते हैं। वजह क्या है? जब ये इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है तो उसके बाद पढ़ना शुरू करते हैं कॉपी से कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तुम्हें पता होना चाहिए पहले से। लैब में आए, जैसे ही इंस्ट्रूमेंट मिला तुमने क्लास लैब पे लिया, पहले अलपतमार्क देखी, फिर क्लास लैब पे एक्सपेरिमेंट किया, फिर इस पे किया एक्सपेरिमेंट और कॉपी पे ये इसको प्रेस किया। इस काम में हार्डली 5-7 मिनट लगेंगे। 5-7 मिनट एक बच्चा करे तो दूसरों को ट्रांसफर कर दे। ऐसे करके एक ही इंस्ट्रूमेंट से एक लेक्चर में 10-12 बच्चे कर सकते हैं। देखो वो हमने सब कर लिया कि टेबल्स बना ली, कंप्लीट कर ली, रीडिंग्स ले ली। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं तीसरा जो ऑब्जर्वेशन है वो है गोलाई मापी की टांगों के बीच की दूरी। तो इसके लिए वही तरीका बताया था कि कोई कागज़ लोगे, जैसे ये कागज़ है हमारे पास, और इस कागज़ पर इसको जो है प्रेस कर दोगे, इस तरह से प्रेस कर दोगे तो ये 3 निशान बन जाएंगे इसके ऊपर, ठीक। उन 3 निशानों को पेंसिल से मार्क कर दोगे और मिला दोगे। तीनों को नाप के देखो, तीनों नाप लिए हैं, AB, BC और CA सेंटीमीटर में है। AB ये हो जाएगा, नाम लिख देते हैं अगर ABC तो AB, BC, CA होने बराबर चाहिए, लेकिन कभी कभी होता है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, कंपनी से बना और कुछ गड़बड़ हो गया, तो उस केस में तीनों नाप लिए जाते हैं। अब कैलकुलेशन आ जाती है, ये जो तीनों नापे हैं देखो, 2 टांगों के बीच की दूरी, माध्य दूरी जो है L = वो तीनों को जोड़ा by 3 किया, ये मिल जाएगी जाकर के।
इंपॉर्टेंट बात है गोलीय तल की ऊंचाई कैसे मिलेगी, ये वाला एच कैसे मिलेगा। तो देखो वक्र तल पे पाठ्यांक यानी कि ये वाला पाठ्यांक और माइनस समतल प्लेट पर पाठ्यांक यानी कि ये वाला पाठ्यांक। अभी तुम्हें लग रहा होगा ये छोटा ये बड़ा है, इसमें से घटाना चाहिए था, वो कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। इसी चीज को हम गहरे में ऐसे पलट दें तो ये फॉर्मूला सही बैठ जाएगा, ठीक है ना। मतलब डायग्राम जो है इससे मैच नहीं कर रहा है, मतलब इसको पलट के हम बनाते हैं, गहराई कर दें तो फिर वो बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस लिया जाता है, बस ये चीज होती है। और वक्र तल पे पाठ्यांक जो भी है ये माइनस ये करके, और जो तुम्हारा सेंटीमीटर में आ जाएगा ये, इसको कहेंगे हम एच निकल आया, ये तुम्हारा एल निकल आया। बस यही फॉर्मूले के लिए सारी चीजें हमें पता लग गई हैं। गोलीय तल की वक्रता त्रिज्या r = l² / 6h + h/2, तो ये इसमें वैल्यू रख करके समथिंग सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है ना। ये पूरे प्रैक्टिकल को करने का तरीका होता है। बाकी परिणाम लिख दिया जाता है और कि दिए गए गोलीय तल की वक्रता त्रिज्या इतनी। तो ये एक्सपेरिमेंट इसलिए फेमस है कि ये एक इमेजिनरी चीज को पता करके दे देता है, ठीक है ना। फिजिक्स में यही है कि हम मेजरमेंट वो ले सकते हैं जो आंखों से दिख रहे हैं, जैसे स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर से ले लिया, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो नहीं भी दिख रही हैं उनको भी ले सकते हैं यहाँ से। यहाँ फिजिक्स के थ्रू यहाँ से मून तक की डिस्टेंस भी निकाली गई है, कई तारे हैं, सन की डिस्टेंस, ये सब कैसे ही कुछ जाके थोड़ा ना नापा होगा कि एक फीता का एक सिरा यहाँ रखेंगे पृथ्वी पे और एक मून पे ले जाकर रखेंगे तब नापेंगे दूरी। इनडायरेक्ट मेथड्स होते हैं कई सारे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड्स हेल्प से और ये सारी चीजें निकाली जा सकती हैं, ठीक है। तो ये पूरे प्रैक्टिकल को करने का तरीका होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है पिछड़ त्रुटि, या फिर इसे बैकलैश एरर कहते हैं। इसके बारे में अलग से पूछ देते हैं, और ये दोनों में पाया जाता है, मतलब स्क्रू गेज में भी पाया जाता है और वर्नियर कैलिपर गोलाई मापी में भी पाया जाता है। एक्चुअली ये जहाँ भी पेंच होगा वहाँ पर ये चीज त्रुटि जो है वो पाई जाती है। क्या होता है इसमें, जैसे मान लीजिए सपोज करो कोई पेंच है हमारे पास, उसमें ये चूड़ियाँ होती हैं, ये इस तरह से चूड़ी होती हैं, और इनके ऊपर क्या होता है, एक वो जो इसके ऊपर घूमता है क्या बोलते हैं, डिबरी बोलते हैं, नट बोल्ट। ये बोल्ट है तो ये नट है ना, हिंदी में इसे डिबरी करके बोलते हैं। तो जैसी चूड़ियाँ इस पे कटी होती हैं उसके उल्टी जैसी चूड़ियाँ इस पे कटी होती हैं, तो ये इसके ऊपर घूमता रहता है। तो यही चीज जो है तुम्हारे यहाँ भी होती है, जैसे ये तुम्हारा पेंच हो गया तो नट कहाँ है, ये डिबरी ये है, इसमें ये घूम रहा है इसके अंदर, ठीक है ना। स्क्रू गेज में जैसे है तो स्क्रू गेज में पेंच ये है, ये पेंच है, और ये चूड़ियाँ जो है ये इसके अंदर कटी हुई हैं। यहाँ पर अगर देखोगे तो इसके अंदर चूड़ी कटी है जिसपे कि ये घूमता है। हाँ, तो जहाँ भी ये चीज होगी वहाँ पे ये बैकलैश एरर होती है। अब ये होती क्या है, ये होती है कि वैसे तो जब पेंच नया होता है तो इसके जो चूड़ियाँ होती हैं नट की और बोल्ट की चूड़ियाँ, ये दोनों एक के ऊपर एक बिल्कुल फिक्स होती हैं स्टार्टिंग में जब नया होता है। तो जैसे मान लिया तुमने इसको खोलना है, 2 चक्कर घुमाए तुमने तो 2 चक्कर पीछे घूम जाएगा, तो आगे करोगे तो 2 चक्कर आगे घूम जाएगा, जितना चाहोगे उतना आगे पीछे चल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट पुराना होता जाता है वैसे वैसे ये चूड़ियाँ जो है वो ढीली होती जाती है, समझ रहे हो। ढीली हो जाने की वजह से होता ये है कि इतना ढीला भी हो सकता है कि जैसे मान लिया सपोज करो, मान लिया मैं ये पेज को खोल रहा हूँ इस तरह से, ठीक है, और एकदम से मुझे पता लगा कि जितनी बड़ी चीज है उससे ज्यादा खुल गया, तो मैं वापस टाइट करने लगता हूँ। तो एक तरफ घुमाते घुमाते अगर अचानक से वापस उल्टा घुमाने लगे तो वो चूड़ी जो है 1-2 वैसे ही वहीं पे घूमती रहती है, आगे नहीं बढ़ता है। कुछ समझ आएगा। पिछड़ त्रुटि यानी कि बैकलैश एरर का मतलब ये हुआ कि अगर कभी भी पेंच को चलाते हुए, नट को पेंच पे चलाते हुए मान लिया पेंच को उल्टी दिशा में घुमाया जाता है तो पेंच आगे नहीं बढ़ता बल्कि अपनी ही जगह पे 1-2 चक्कर घूमने के बाद तब आगे खिसकना स्टार्ट होता है। ये चीज जो है वो इस तब होती है जब चूड़ियाँ जो है थोड़ी सी ढीली हो जाती हैं, टाइम बीतने के साथ वेयर एंड टियर होता है, घिसावट होती है और ये प्रॉब्लम आती है। तो इसको बचने का तरीका क्या है, तो बचने का तरीका ये है कि ऑब्जर्वेशंस जो है वो फिर लेने के लिए, अगर मान लीजिए सपोज करो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है तुमने उससे ज्यादा चला दिया 2 चक्कर, तो तुरंत 2 चक्कर वापस मत उसको टाइट करो, तुम उसको जो है फिर खोल दो थोड़ा और 8-10 चक्कर खोलने के बाद फिर वापस करके लाओ, तब रीडिंग लोगे तब वो ज्यादा सही होगी। मतलब हम उस पार्ट को जहाँ पे वो घूमने में गलती हो रही है उस पार्ट को किनारे छोड़ देना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट के ड्यूरेशन में वो शामिल ना हो। तो इस तरह की त्रुटि को हम जो है वो
पिछड़ त्रुटि कहते हैं, वाइवा में पूछी जा सकती है, ठीक है ना। अदरवाइज इंस्ट्रूमेंट अगर काम कर रहा है तो वो इतना नया होगा ही कि ये एरर ज़्यादातर नहीं होती है, लेकिन अब ये है कि सिलेबस में है तो इसलिए पूछी जा सकती है तुमसे। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने गोलाई मापी के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है और मुझे उम्मीद है आपको प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड जो रीडिंग्स हैं और स्कूबी जो वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग्स भी, उनके लिंक मैं उन वीडियोस के लिंक जो है वो आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उनकी रीडिंग्स वगैरह नोट कर सकते हैं। पूरा प्रैक्टिकल की PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी विद रीडिंग्स, और इसके वाइवा वॉइस के क्वेश्चंस कैसे होते हैं उनके लिए भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उनको वहाँ से चेक करते रहिएगा। और मुझे उम्मीद है अब और कुछ बताने लायक नहीं रह गया है। अगर वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के अपडेट्स आपको और भी मिलते रहें। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।